Students, today we are going to discuss about a new chapter for class 9, that is circle. First of all, we want to discuss here what is a circle. सर्किल क्या है? सर्किल कभी देखा है? पहले इसके बारे में सोचो। आपने अपनी मम्मी की ब्रेंगेस देखा होगा, चूड़ी देखा होगा। वो चूड़ी कैसा होता है? वो कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द शेप ऑफ ए सर्कल। दिस इज द शेप ऑफ ए सर्कल। ये कैसा दिख रहा है? एक लाइन है, एक लाइन है और इस लाइन से घिरी हुई आकृति, मतलब द रीजन बाउंडेड बाई दिस लाइन is known as a circular region and this boundary represents circle. तो फिगर तो दिखने में कुछ सर्किल ऐसे लगता है, दिखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये सर्किल आप बनाओगे कहां, रिप्रेजेंट कहां करोगे? सबसे पहले इसके बारे में सोचो। तो मैथमेटिकली जो सर्किल का डेफिनेशन दिया जाता है, वो सर्किल का डेफिनेशन इस तरह से दिया जाता है कि अगर एक हम पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट मूविंग पॉइंट हो, मूविंग पॉइंट का मतलब ये समय समय पर अपना पोजीशन बदल रहा हो, लेकिन उसके साथ एक शर्त रखी जाती है कि ये इस तरह से मूव करे कि इस दिए गए, दिस इज द गिवन पॉइंट, इस दिए गए फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अर्थात एट एनी टाइम इफ दिस पॉइंट, दिस इज द मूविंग पॉइंट, दिस इज द मूविंग पॉइंट एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट. If the distance between is always same when this point is moving in this plane, किसी भी प्लेन में अगर ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो इस पॉइंट का जो पाथ होता है दैट पाथ रिप्रेजेंट सर्किल. सपोज कर लेते हैं अभी किसी समय ये यहां पर है, थोड़ी समय में यहां पर होगा, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? ये डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए. थोड़ी समय में ये पॉइंट यहां पर होगा, शर्त क्या होनी चाहिए? इसका ये डिस्टेंस यहां से, अर्थात दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो? कांस्टेंट हो. कभी ये मूव करते हुए यहां आ जाए तो भी शर्त होनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट हो. तो ये जो इस तरह से पाथ बनेगा, इस तरह से पाथ बनेगा, दैट पाथ इज नोन एज ए सर्किल. यहां पर शर्त क्या है? What is the conditions? The distance of this point and this point is constant. The distance of this fixed point and this point is constant, and distance of this and this is always constant. Okay? तो ये जो फिक्स पॉइंट हम कहते हैं, this fixed point is known as a center of circle. This point is known as a center of circle. तो इस सर्किल में क्या फिक्स था? दो चीजें फिक्स थी. एक तो इसका वो फिक्स पॉइंट था, उस फिक्स पॉइंट का नाम हमने सेंटर ऑफ द सर्किल कहा, और दूसरा क्या फिक्स था? ये इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स था. और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे, फिक्स्ड डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल. ओके? तो इस आधार पर, इस बेस पर हम एक सर्किल का डेफिनेशन लिखते हैं, और वो सर्किल का डेफिनेशन क्या होगा? The locus of a point whose distance from a fixed point in a plane is called a circle. यहां लोकस ऑफ ए पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट जो प्लेन में मूव कर रहा है. तो मूव करते समय वो जिस रास्ते जाएगा, जिस पाथ से होकर के जाएगा, दैट रिप्रेजेंट लोकस ऑफ ए पॉइंट. ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो इस प्लेन पर जिस रास्ते के द्वारा ये अपनी डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए है, फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए है, दैट पाथ इज रिप्रेजेंट द सर्किल. और ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाया? सेंटर ऑफ द सर्किल. और इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाया? रेडियस ऑफ द सर्किल. तो किसी सर्किल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सी
O, R. C means circle, O means center of the circle, and here R means radius of the circle, तो किसी सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैसे लिखेंगे? C इन ब्रैकेट O, R. O रिप्रेजेंट करेगा दैट फिक्स पॉइंट व्हिच इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड R दैट इज द फिक्स डिस्टेंस व्हिच इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब आते हैं किसी सर्किल के केस में, ये सर्किल हो गया, ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सर्किल पर कोई दो पॉइंट ले लें, कोई भी दो पॉइंट ले लें और इसको एक स्ट्रेट पाथ से, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो ये कहलाता है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इट मीन्स ए लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle is called chord of a circle। तो देखो ये दो पॉइंट आपने ए लिया और एक पॉइंट ए लिया, बी लिया, दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या कहलाया? कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाया। तो ये पॉइंट इस सर्किल पर कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां पर हो, एक पॉइंट सी, तो क्या एसी कॉर्ड हुआ? यस, एसी इज आल्सो कॉर्ड। इफ वी टेक एनी अदर पॉइंट डी एंड वी ज्वाइन ए एंड डी बाय ए लाइन सेगमेंट सच दैट दिस लाइन सेगमेंट इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर हम दो पॉइंट इस सर्किल पर ऐसे ले लें, ए और डी, और इनको एक लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइन करें और वो उस सर्किल से के सेंटर से होकर के जाए, तो ये भी कार्ड ही होता है। लेकिन इस कार्ड की एक खास बात होती है, दिस कार्ड इज नोन एज ए लॉन्गेस्ट कार्ड। मतलब किसी सर्किल का वह कार्ड जो सेंटर से होकर के जाता है, दैट इज नोन एज ए लॉन्गेस्ट कार्ड, एंड दिस लॉन्गेस्ट कार्ड इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो किसी सर्कल का जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होता है, दैट इज नोन एज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों यहां से देखो, ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई? डायमीटर कहलाई। और अगर हम डायमीटर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, तो ये डायमीटर किसके बराबर हो सकता है? देखो, ये फिक्स पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं, और सर्किल पर दूसरा पॉइंट ए है जो मूविंग पॉइंट है। अगर इस फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाया रेडियस ऑफ द सर्किल। उसी तरह से यहां से इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाया। तो डी किसके बराबर हुआ? डायमीटर किसके बराबर हो गया? आर प्लस आर दैट इज 2r। तो यहां से डायमीटर का फॉर्मूला क्या बना? डायमीटर का फॉर्मूला क्या बना? 2 इंटू रेडियस। दिस इज नोन एज ए डायमीटर। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाता है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो शॉर्टकट में इसे हम लोग इस तरह से लर्न करेंगे कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब आते हैं सरकमफरेंस। व्हाट इज द सरकमफरेंस? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सर्कल, और ये इसकी बाउंड्री है, बीच में इसका कहीं सेंटर होगा, ये इसकी क्या है? बाउंड्री है। अगर हम इस बाउंड्री को मेजर कर लें, इसका लेंथ मेजर कर लें, एक थ्रेड ले लें और इस पॉइंट से स्टार्ट करें और इसके ऊपर से घुमाते हुए इस तरह से राउंड करते हुए यहां लेकर के आवें जहां से आपने स्टार्ट किया था, और उस लेंथ पे मार्क करके एक स्केल पर मेजर कर लें कि इसका कितना लेंथ है, तो ये लेंथ क्या बताएगा? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल बताएगा। ये लेंथ क्या बताएगा? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। देन व्हाट इज द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री
ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड circumference of the circle, circumference of the circle। बच्चों एक चीज और देखा होगा आपने, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी प्लेन फिगर का नाम पेरीमीटर भी दिया था, पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर वहां यूज किया जाता है जब कोई फिगर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो। इफ एनी फिगर इज बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, देखो एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, क्या बना? ट्रायंगल बना। अगर हम इसकी बाउंड्री को मेजर करके कहें, नाम दें, तो इसका नाम क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल के केस में ये भी क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर होता है, तो यहां पर जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट के बजाय एक कर्व्ड लाइन से बाउंडेड फिगर हो तो उसकी बाउंड्री का नाम क्या हो जाता है? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली अगर कहा जाए किसी भी प्लेन फिगर का जो लेंथ है, किसका? उसकी बाउंड्री का जो लेंथ है वो पेरीमीटर या सर्कल सर्कमफरेंस के नाम से जाना जाता है। पेरीमीटर किसके केस में कहा जाता है? अगर वो बाउंडेड फिगर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो। और सर्कमफरेंस किसके नाम से जाना जाता है? अगर वो प्लेन फिगर कर्व्ड लाइन से बाउंडेड हो। तो वहां हम क्या यूज करेंगे? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो। अगर कुछ सर्कल आप ले लो, कुछ सर्कल ले लो, सपोज कर लो एक छोटा सर्कल लेते हो, इसका दो चीज मेजर करो। इसके सेंटर से जाने वाला कॉर्ड क्या कहलाएगा? डायमीटर। क्या कहलाएगा? डायमीटर। और इसकी जो बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री का लेंथ मेजर करो। दो चीज मेजर करना है। पूरी बाउंड्री किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? सर्कमफरेंस से। एक चीज आप इसको ये मेजर करो और इसका दूसरा चीज क्या मेजर करो? डायमीटर मेजर करो। ओके, सर्किल छोटी लो, फिर बड़ी सर्किल लो, फिर और बड़ी सर्किल लो। ओके, अब अगर पहली सर्किल का डायमीटर सर्कमफरेंस मान लो C1 है और उसका डायमीटर क्या है? D1 है। दूसरी सर्किल का सर्कमफरेंस C2 हो और उसका डायमीटर D2 हो। तीसरी सर्किल का सर्कमफरेंस C3 हो और उसका डायमीटर क्या हो? D3 हो। इन दो सारी चीजों को मेजर करने के बाद अगर आप C1/D1 की वैल्यू निकालो और C2/D2 की वैल्यू निकालो और C3/D3 की वैल्यू निकालो, मतलब बाउंड्री का मेजरमेंट करो और इसके डायमीटर का मेजरमेंट करो और दोनों का क्या निकालो? रेशियो निकालो। तो ये रेशियो जो आएगा, ये रेशियो जो आता है और ये जो दोनों इन दोनों का रेशियो आता है, ये एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या आता है कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा और इन दोनों का जो रेशियो आएगा, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो फिक्स होगा, सेम होगा। और वो जो सेम कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग कहते हैं पाई। उसकी वैल्यू क्या आती है? पाई आती है। यू कैन डू इट सेल्फ, आप खुद कर सकते हो। आप एक चूड़ी ले लो, एक ब्रैंगल्स ले लो और उसका डायमीटर और उसका सर्कमफरेंस मेजरमेंट करके डिफरेंट साइज की डिफरेंट रेडियस का ब्रैंगल्स लेकर के इन तीनों केसेस को मेजर करके आप इसका रेशियो निकालोगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो पाई के इक्वल आती है, अर्थात 22/7 के इक्वल आती है। तो हम अगर जनरली इसको लिखने की कोशिश करें तो हम कहेंगे सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर किसके बराबर होगा? पाई के बराबर होगा। तो यहां से सर्कमफरेंस किसके बराबर हुआ? पाई इंटू डी के बराबर हुआ। या डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। तो आपने सर्कमफरेंस का फार्मूला पढ़ा भी होगा कि सर्कमफरेंस किसके इक्वल होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर। या सर्कमफरेंस को क्या कह सकते हो? पाई डी। सर्कमफरेंस को क्या कह सकते हो? पाई इंटू डी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द सर्कमफरेंस ऑफ एनी सर्किल। तो आपने अभी दो फार्मूला पढ़ा, एक डायमीटर ऑफ ए सर्किल
this is equal to 2 into radius of the circle, and second is the circumference of the circle, that is the length of the boundary of the circle, which is equal to 2 pi into r. सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्किल निकाला कैसे जाएगा? किसी भी सर्किल की बाउंड्री का लेंथ मेजर करो, उसका डायमीटर मेजर करो, उसका जो रेशियो आएगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई. ओके, दिस गिव्स द formula for the circumference of the circle. Now the next definition which is related to the circle is secant. secant क्या होता है? अगर किसी सर्किल को, ये सर्किल है, इसका ये सेंटर है, अगर किसी सर्किल को एक लाइन इस तरह से चीरते हुए चला जाए, इट मीन्स इफ ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then such type of a line is known as a secant. Tangent. अगर किसी सर्किल को एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि वो सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, तो ऐसा लाइन क्या कहलाएगा? टेंजेंट ऑफ द सर्किल. तो सेकंड का डेफिनेशन क्या हुआ? ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 points, then such type of a line is known as a secant. And if a line intersect the circle at only 1 point, then such type of a line is known as a tangent of the circle. इस केस में, टेंजेंट के केस में, जब टेंजेंट सर्किल के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. That is known as a point of contact. Now, position of any point, position of any point with respect to any circle. देखो, अगर एक सर्कल दिया हुआ है तो इस सर्किल का सेंटर होगा और इस सर्किल का ये क्या होगा? रेडियस होगा. अब देखो, कहता है पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट. पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट आप लेते हो, वो पॉइंट कहां रह सकता है? या तो इस बाउंड्री के भीतर वो पॉइंट रह सकता है, या तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल रह सकता है, या तो ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल रह सकता है. इफ यू टेक एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, देन सच दिस पॉइंट इज आइदर इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल और जस्ट आउटसाइड द सर्कल. तो इसको कहते हैं क्या? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. इस पॉइंट को भी क्या नाम देते हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. बेसिकली दैट पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल. लेकिन इन दोनों पॉइंट को मिला करके हम क्या कहेंगे? ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा. इसे क्या नाम देंगे? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. लेकिन जो पॉइंट जस्ट इस सर्किल के बाहर होगा, उस पॉइंट को कहेंगे एक्सटीरियर. just outside the circle is known as a exterior of the circle. अब अगर ये पॉइंट इंटीरियर है तो आप अगर इस OP को ज्वाइन करते हो, OP को, तो ये लेंथ रेडियस से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा. अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वो क्या होगा? इसको ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस के क्या होगा? इक्वल होगा. अगर वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है और इसको ज्वाइन करोगे तो OR की वैल्यू, सॉरी यहाँ OQ होगा, अगर इसको ज्वाइन करोगे तो OR की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू इस R से, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस हुआ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ, तो OR की वैल्यू रेडियस से बड़ी है कि नहीं है? तो OR इज ग्रेटर देन हो क्या होगा? R होगा. इट मीन्स एनी पॉइंट which is just outside of the circle, then the line segment joining from the center to that point is just greater than R. In this case, this point is known as a exterior of a point, exterior of the circles. और इन दोनों केस में क्या कहलाएगा?
interior of a circle. Now the next topic is circular region. What is the circular region? Suppose there is an example. ये क्या एग्जाम्पल है? सर्कुलर रीजन का एग्जाम्पल है। मतलब सेंटर से उसकी बाउंड्री के बीच का जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज ए सर्कुलर रीजन। जब आप किसी सर्कल को बनाते हो तो उसका सेंटर बनाते हो, उसकी बाउंड्री बनाते हो, ओके, दैट इज नोन एज ए सर्कल। लेकिन व्हाट इज द सर्कुलर रीजन? इस बाउंड्री के भीतर ये पूरे सिस्टम्स को जब आप कलेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज नोन एज ए सर्कुलर रीजन। तो ये क्या हो गया? सर्कुलर रीजन हो गया। तो एनी पॉइंट इन द सर्कुलर रीजन, एनी पॉइंट इन द सर्कुलर रीजन इज नोन एज ए इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब वो चाहे इस बाउंड्री पर हो चाहे अंदर हो, लेकिन अगर इस बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट है, दैट इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कुलर रीजन। तो सर्कुलर रीजन ये पूरा सिस्टम हो गया, सर्किल के अंदर और सर्किल पर ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शंस क्या हो गए? सर्कुलर रीजन फॉर्म कर गए। नाउ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल नाम से पता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर क्या हो? एक ही हो। सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट है, एक छोटा सर्कल, फिर इसके बाहर एक बड़ा सर्कल, फिर इसके बाहर एक बड़ा सर्कल, लेकिन शर्त क्या है? सबका सेंटर क्या है? ये है। सबका सेंटर क्या है? ये हो। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है, परंतु उनके रेडियस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसका रेडियस क्या हो गया? R1, इसका रेडियस क्या हो गया? R2, और इसका रेडियस क्या हो गया? R3। देयर आर 3 सर्कल्स and all the circles having the same center but their radii are the different, then such type of a circle are known as a concentric circle. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ए सर्कल and this is their boundary. If you break this triangles like this, you get 2 pieces of this circle. आपने जब इस सर्किल को ब्रेक कर दिया तो आप एक पीस ये पाए और दूसरा पीस ये पाया। दिस इज नोन एज ए आर्क ऑफ ए सर्कल। आपने छोटे को क्या रिप्रेजेंट किया? आर्क ऑफ ए सर्कल। तो बड़ा क्या है? वो भी आर्क ऑफ ए सर्कल है। It means the continuous piece of a circle, the continuous piece of a circle is known as a arc of a circle. तो आपने क्या किया? एक सर्कल था, इसको आपने यहां से ब्रेक कर दिया, तो ये आप एक पीस ये पाए और दूसरा पीस ये पाए। तो दिस पीस इज नोन एज ए आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल। और ये भी पीस क्या कहलाएगा? बड़ा वाला भी जो पीस का होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस पीस है उस सर्किल का, एक पार्ट है उस सर्किल का। सो दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज ए आर्क ऑफ ए सर्किल। अब देखो, अगर आप इस सर्किल को इस तरह से ब्रेक करते कि ये जो लेंथ आपके अलग अलग हैं, अगर ये दोनों पीस सेम लेंथ के होते तो कैसे आप करते? एक सर्किल है, इसको इस तरह से ब्रेक करते कि ये आधा आधा हो जाता, जस्ट हाफ हो जाता। मतलब ये ऊपर का पीस हो गया और नीचे का पीस। इसका लेंथ और इस बाउंड्री का लेंथ अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाते तो ये भी आर्क ऑफ ए सर्किल ही कहलाता। लेकिन ऐसे केस में इस आर्क का नाम कहा जाता है सेमी सर्किल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अगर आप किसी भी सर्किल के दो इस तरह से पार्ट करो कि उनके लेंथ इक्वल ना हो तो आर्क ऑफ ए सर्कल, अगर उनके लेंथ आपस में इक्वल भी हो जाए तो भी आर्क ऑफ ए सर्कल होगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस होता है और इसे सेमी सर्कल कहते हैं। मतलब एक सर्कल का हाफ पार्ट कहते हैं, उसे कहा जाता है सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कल। अगर इस पीस का लेंथ देखो, इस पीस का सेमी सर्कल के लेंथ से छोटा है
और इस पीस का लेंथ अगर देखो तो सेमी सर्किल के लेंथ से बड़ा है। तो वो पीस, वो कॉन्टिन्यूअस पीस जिसका लेंथ सेमी सर्कल से छोटा होता है, दैट इज नोन एज ए माइनर आर्क। इसे क्या नाम देते हैं? माइनर आर्क। और वो पीस जिसका लेंथ सेमी सर्कल मतलब इस लेंथ से बड़ा होता है, दैट इज नोन एज ए माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल। एंड अगर इन दोनों के पीस इक्वल लेंथ के हो गए, दैट इज द सेमी सर्कल। तो तीन तरह के आर्क मिलते हैं। किसी भी सर्किल के अगर पार्ट बनाते हो तो तीन तरह के आर्क मिलते हैं। जिस पीस का लेंथ सेमी सर्कल से छोटा होगा, दैट इज नोन एज ए माइनर आर्क। और जिसका लेंथ बड़ा होगा, सॉरी, यहां पर इसको हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्क। तो देखो, ये सर्किल था, इसको इस दो पॉइंट से क्या कर दिया गया था? ब्रेक कर दिया गया था। तो इसका नाम हो गया ए बी। तो इस आर्क का नाम क्या होगा? ए बी। और इसको लिखते समय ऐसे बना देंगे। बड़ा वाला आर्क क्या होगा? बी ए। अगर यहां पर इसका सेंटर है, इसका नाम हमने रख दिया ए सी बी, तो इसका नाम क्या हो गया? आर्क ए सी बी। तो इस तरह से हम किसी आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ए से चल करके बी की तरफ एक आर्क ए हो गया, बी से चल करके ए की तरफ एक आर्क ए हो गया। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको आर्क की तरह ही फॉर्म करते हैं। उसके एंड पॉइंट को लिख करके उसके ऊपर क्या बना देते हैं? आर्क। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्क। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री मेजर। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। देखो बच्चों, कोई सर्किल है, उसका एक छोटा सा पीस आप ले लीजिए। सपोज कर लेते हैं दिस इज द माइनर आर्क ए बी। अब ये माइनर आर्क सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म करता है, इफ एनी आर्क ए बी is given, suppose this is minor arc, and this minor arc form the angle at the center of the circle is theta. So we can represent the degree measure of this arc at the center of the circle is like just measure of degree measure of an arc AB इज इक्वल टू थीटा। तो किसी भी आर्क का डिग्री मेजर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम इन ब्रैकेट आर्क ए बी। ये होता क्या है? इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जितना एंगल बनता है, दैट इज नोन एज ए डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो अगर नेमली आप देखो तो इसका नाम ऐसे भी कह सकते हो, इफ द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा, इट इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। बोलो, अगर इस आर्क के द्वारा डिग्री मेजर थीटा है सेंटर पर, तो हम क्या कहेंगे? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पर ये कौन सा आर्क था? माइनर आर्क था। लेकिन अगर मैं इस आर्क की बात करूं, बड़े वाले आर्क की बात करूं, बी, ये जो बड़ा वाला आर्क है, इस आर्क की बात करूं जिसका नाम हम लोग देते हैं मेजर आर्क, तो ये भी एंगल सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? ये भी कितना सेंटर पर एंगल बनाएगा? दिस एंगल। और आप ये जानते हो, एक पॉइंट के चारों तरफ जितना एंगल फॉर्म होता है उसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। तो अगर इस पॉइंट के चारों तरफ टोटल अगर एंगल मैं कहूं तो दैट इज 360, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना बचा? 360 माइनस थीटा डिग्री। सो the degree measure of an major arc AB is equal to 360 minus theta। तो इसको कैसे लिखेंगे? चूंकि ये वैल्यू
अगर ये माइनर आर्क है तो थीटा बट नेचुरल है 180 से छोटा होगा, और ये मेजर आर्क है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 से बड़ी होगी। और 180 से बड़े एंगल का नाम देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसका नाम क्या देंगे, AOB, एंगल AOB। देखो एक एंगल ये है AOB, ये छोटा एंगल है, 180 से छोटा है, इसलिए इसको सिंपली एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा लिखा गया। लेकिन ये एंगल क्या है, इस एंगल के अलावा आउटर एंगल ये वाला है, और ये एंगल 180 से बड़ा होने के कारण इसका नाम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB, और इसका मेजरमेंट होगा 360 माइनस थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ सेगमेंट ऑफ सर्किल। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सर्किल, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल? आप अगर किसी सर्कल को इस तरह से फॉर्म करें, इस तरह से फॉर्म करें, और उसे एक कॉर्ड के द्वारा इस तरह से सेपरेट कर दें, तो ये सर्किल दो पार्ट में बट गया। तो ये रीजन, ये कौन सा रीजन है, सर्कुलर रीजन का एक छोटा सा भाग है। ये पूरा अगर अंदर के पोर्शन को मैं ले लूं तो दैट इज नोन एज ए सर्कुलर रीजन। अगर किसी सर्कुलर रीजन का वो पार्ट मैं जो लूं, उस सर्किल के एक आर्क से और एक कार्ड से बाउंडेड हो, इसका नाम क्या है, कार्ड, और ये क्या होगा, आर्क, देन द सर्कुलर रीजन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय ए कार्ड एंड आर्क इज नोन एज ए सेगमेंट, इज नोन एज ए सेगमेंट। तो ये भी रीजन इस आर्क और इस कार्ड से बाउंडेड है, तो इस रीजन का भी नाम क्या होगा, सेगमेंट ही होगा। तो जब किसी सर्किल को किसी कार्ड से बाइसेक्ट करते हो, दो बाइसेक्ट ने कहो, दो पार्ट में डिवाइड करते हो, नॉट इक्वल पार्ट, तो एक पार्ट जो होगा वो भी सेगमेंट होगा और दूसरा पार्ट होगा वो भी सेगमेंट होगा। जो पार्ट माइनर आर्क से बाउंडेड होगा उसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो मेजर आर्क से बाउंडेड होगा, देखो ये आर्क मेजर है कि नहीं है, तो ऐसे सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। ऐसे सेगमेंट को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। तो किसी सर्किल का वह सर्कुलर रीजन जो कार्ड और माइनर आर्क से बाउंडेड होता है उसे माइनर सेगमेंट, और वो रीजन जो मेजर आर्क और कार्ड से बाउंडेड होता है कौन सा रीजन कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। उसके बाद आता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर क्या होता है, अगर कोई सर्किल है और ये सपोज कर लेते हैं ये इसका आर्क है, तो इस आर्क का नाम माइनर आर्क और इस आर्क का नाम मेजर आर्क। तो किसी सर्किल का वह सर्कुलर रीजन जो एक आर्क और दो रेडियाई से बाउंडेड हूं, ओके, किसी सर्किल का वह सर्कुलर रीजन जो एक आर्क और दो रेडियाई से बाउंडेड हूं, दैट इज नोन एज ए सेक्टर ऑफ सर्कल। तो क्या ये आर्क और ये दो रेडियाई से बाउंडेड रीजन नहीं है, ये भी तो उसी से बाउंडेड है, तो इसका भी नाम क्या होगा, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। लेकिन ये आर्क माइनर है, इसलिए इस सेक्टर का नाम हम लोग कहते हैं माइनर आर्क, और ये बड़ा आर्क है, मेजर आर्क है, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं मेजर सेक्टर। तो इस तरह से सेगमेंट दो पार्ट हुए, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। उसी तरह से सेक्टर के भी दो पार्ट हुए, एक माइनर सेक्टर और दूसरा मेजर सेक्टर। नेक्स्ट ओके टॉपिक इज द कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क, देखो किसी सर्किल का ऐसा दो आर्क, मान लो ये आर्क AB है और ये आर्क CD है, हमने दो आर्क लिया, एक AB लिया और एक
सी डी लिया। सपोज कर लेते एक आर्क ये है और एक आर्क ये है। ओके, ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करेगा? सपोज कर लेते हैं θ1 एंगल फॉर्म करता है। आर्क ए बी सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करता है? θ1। और ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? सपोज कर लेते हैं θ2। इफ द डिग्री मेजर ऑफ दीज टू आर्क्स आर इक्वल, इट मीन्स θ1 इज इक्वल टू θ2। θ1 क्या है? एंगल AOB है, एंगल AOB है। और θ2 क्या है? एंगल COD है। ओके, इफ द टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर गिवन एंड देयर डिग्री मेजर एट द सेंटर्स आर सेम, आर्क AB का डिग्री मेजर θ1, आर्क CD का डिग्री मेजर θ2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, इट मीन्स θ1 इज इक्वल टू θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2। तो θ1 क्या है बच्चा? θ1 है एंगल AOB और θ2 क्या है? एंगल COD। बोथ आर इक्वल। और एंगल AOB का अभी अभी आपने नाम क्या दिया था? एंगल AOB को क्या लिखा था? डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क AB, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क AB। और एंगल COD को इसी तरह से क्या लिखोगे? डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क CD। तो इसका मतलब आर्क AB का भी जो डिग्री मेजर है और आर्क CD का डिग्री मेजर वो दोनों सेम हो गया। इट मींस आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। ओके, तो जब भी कहीं कॉन्सेप्ट में आएगा कि टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर गिवन सच दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप तुरंत आप लिखोगे देयर डिग्री मेजर आर इक्वल। एंड इफ देयर डिग्री मेजर आर इक्वल देन द then the angle measurement of arc AB is equal to the angle measurement of arc CD। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना, ये थ्योरम्स को प्रूफ करने में हमेशा यूटिलाइज होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हम लोग इस पर पूरा थ्योरम भी पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट? इफ यू ड्रा ए सर्कल and a quadrilateral whose all the vertices lie on the circle, whose all the vertices lie on the circle, then such type of a circle is known as, such type of a quadrilateral is known as a cyclic quadrilateral। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेज किसी सर्कल पर लाई करते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाने जाएंगे।